Today we'll start the admin one. Okay. We'll study the architecture, Oracle architecture of the Oracle database, exploring the Oracle database architecture. Oracle database के दो पोर्शन हैं, एक हार्ड डिस्क पे स्टोर होता है और एक मेमोरी के अंदर रन होता है. अच्छा, आप कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप इंस्टॉल करते हैं या स्टोर करते हैं तो वो परमानेंटली कहाँ पे जाके स्टोर होता है? हार्डवेयर. आपका कोई भी सॉफ्टवेयर आप जब इंस्टॉल करते हैं एक सिस्टम के ऊपर, हार्ड डिस्क के ऊपर, ठीक है, और जब आप उस सॉफ्टवेयर को रन करते हैं तो वो फिर क्या होता है? या एंड देन या गुड. ओके, व्हाट इज द रीजन कि हम मेमोरी में लेके आते हैं उसको? या एक्चुअली देखें, आपकी मशीन में एक होता है जी सीपीयू, इसका काम है कि वो सॉफ्टवेयर को रन करना. देन एक होती है हार्ड डिस्क जिसका काम है स्टोर करना, और एक इसके दोनों के दरमियान में एक लगा दी जाती है जिसको रैम मेमोरी कहते हैं, वर्चुअल मेमोरी या रैम भी कहा जाता है. होता क्या है, जब आप कोई सॉफ्टवेयर करते हैं, रन करते हैं हार्ड डिस्क से, वो मेमोरी में पहले आता है, फिर मेमोरी से सीपीयू को दिया जाता है, क्योंकि सीपीयू उसको रन करता है. तो वाई नॉट कि हम डायरेक्ट हार्ड डिस्क से सीपीयू को दे दें और वो रन करे और ये मेमोरी की जरूरत ही ना पड़े? हम ऐसा क्यों नहीं करते? बिकॉज हार्ड डिस्क स्टोर ऑल अदर डाटा है. नो इश्यूज. इसमें क्या मतलब है? Okay, the hard disk is a very slow medium. ठीक है, जबकि CPU is ultra fast, very fast. Okay, if you compare it with the hard disk. So if we bring everything from hard disk and directly give it to the CPU, CPU will have to wait a lot, and most of its time will be wasted in waiting for the डिस्क टू रिस्पॉन्ड. बहुत स्लो मीडिया. तो मेमोरी आपकी ना जो है वो हार्ड डिस्क से बहुत ज्यादा फास्ट है. सीपीयू से डेफिनेटली स्लो है, लेकिन हार्ड डिस्क से बहुत ज्यादा फास्ट है. तो क्या जाता है कि हार्ड डिस्क से लोड करके मेमोरी में लेके आते हैं और मेमोरी से फिर सीपीयू दिया जाता है ताकि सीपीयू को वेट ना करना पड़े, क्योंकि मेमोरी में एक दफा लोड हो जाता है, वहां से सीपीयू को जल्दी मिल जाता है इंस्टेड के वो हार्ड डिस्क में से उसको रीड करे और फिर वो सीपीयू के पास है. दैट इज द रीजन कि कोई भी चीज है आपकी, चाहे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज है या लाइनक्स है, वो भी मेमोरी में होते हैं, चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, एक्सेल है, कुछ भी आप डबल क्लिक करते हैं वो मेमोरी में जाकर उसका कोड लोड हो जाता है, वहां से फिर वो सीपीयू को मिलना चाहिए. तो मेमोरी इज द एरिया वेयर योर प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड फॉर द टाइम बीइंग. ओके, जो रनिंग प्रोग्राम है वो वहां पे स्टोर किए जाते हैं, उसको कहते हैं कैशे किए जाते हैं. Your running programs are cached into the memory. Okay. The reason is that hard disk is very slow media. The performance is the reason. To improve the performance, we store the programs into memory, and then from memory, CPU picks those programs and executes as per requirement. Okay. Oracle भी ऐसे ही है. Oracle का जो सॉफ्टवेयर है वो आप इंस्टॉल करते हैं हार्ड डिस्क के ऊपर. किसी एक फोल्डर में आपका ओरेकल का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है जब आप रन इंस्टॉल चलाते हैं. तो सॉफ्टवेयर जहां पे इंस्टॉल होता है जिस फोल्डर के अंदर, उसको ओरेकल होम कहते हैं. ठीक है, ओरेकल होम. फिर इसके साथ एक डेटाबेस भी बन जाती है ओरेकल इस सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए. डेटाबेस के दो पोर्शन थे. एक पोर्शन है हार्ड डिस्क के ऊपर पड़ा होता है, वो कुछ सेट ऑफ फाइल्स होती हैं जो कि हार्ड डिस्क के ऊपर होती हैं, बहुत सारी फाइल्स होती हैं डिफरेंट. दीज फाइल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज डेटाबेस. और ओरेकल का कुछ पोर्शन मेमोरी के अंदर रन हो रहा होता है जिसको इंस्टेंस कहा जाता है. ठीक है. सो ओरेकल डेटाबेस सर्वर के दो पोर्शन हैं. एक पोर्शन सेट ऑफ फाइल जो हार्ड डिस्क के ऊपर होती हैं, ओरेकल की इंस्टॉलेशन के अलावा, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के अलावा कुछ और फाइल्स बनती हैं, वो डेटाबेस कहलाती हैं आपकी. और कुछ एरिया ओरेकल का मेमोरी के अंदर रन हो रहा था, उसको इंस्टेंस कहा जाता है. अच्छा, इंस्टेंस फर्दर दो चीजों से मिलकर बनता है.
इंस्टेंस एक तो मेमोरी एरिया जो ओरेकल ऑक्यूपाई करता है उसको एसजीए कहते हैं, शेयर्ड ग्लोबल एरिया या सिस्टम ग्लोबल एरिया। देन मेमोरी में कुछ प्रोसेसेस चलते हैं जिनके डिफरेंट these processes are called background processes. Every time database run, Yeah, all these structures are created. when database goes, Yeah, area is finished. Yeah. So, instance आपका SGA plus background processes से मिलकर बनता है. So, if someone asks you what is instance is the combination of SGA and background processes. SGA is the memory area which Oracle occupies whenever Oracle starts up. जब भी आप जब आके SysDB से कनेक्ट होते हैं ना और उसमें फिर स्टार्टअप की कमांड देते हैं तो एक्चुअली क्या होता है, वो मेमोरी एरिया ऑक्यूपाई करता है अपने लिए, SGA बनाता है, फिर उसमें प्रोसेस स्टार्ट करता है, फिर डेटाबेस ओपन हो जाती है, फिर आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर ये SGA ना हो तो आप डेटाबेस से कनेक्ट नहीं हो सकते, डेटाबेस शट डाउन हो, ठीक है। space is always the same space for Oracle or big space everyone. नो देखें वो तो जो मेमोरी में जो फ्री स्पेस होगी वहाँ वो ले लेगा, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों को वन बाय वन देखते हैं, इन सारी चीज़ों को जी कि ये प्रोसेसेस क्या हैं एंड एसजीए क्या है, इंस्टेंस क्या है एंड सो ऑन, ठीक है। डिटेल में देखते हैं। पहले हम देखते हैं जी इंस्टेंस। इंस्टेंस जैसे मैंने आपको बताया कि एक मेमोरी एरिया जिसको एसजीए कहा जाता है और बैकग्राउंड प्रोसेसेस से मिलकर बनता है, ठीक है ना। एसजीए को देखते हैं। एसजीए मीन्स सिस्टम ग्लोबल एरिया या शेयर्ड ग्लोबल एरिया भी कहा जाता है इसको, ओके। एसजीए का कुछ ना कुछ साइज होता है, ये किसी जगह ये स्पेसिफाई किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आपके पास टोटल सिस्टम में मेमोरी है 2 GB जिसपे आपकी ओरेकल जिस मशीन पे इंस्टॉल्ड है उस पे से आप चाहते हैं जी ओरेकल को मिले जी 800 MB या जितनी भी आप चाहते हैं, ये कितनी होनी चाहिए आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो वाइड वर्ड ओरेकल करता है 40% एसजीए को दे देता है, ठीक है। और ये कॉन्फ़िगरेबल है, एक फाइल के अंदर आप वो बताते हैं और फिर जब ओरेकल डेटाबेस स्टार्टअप होती है तो हर दफा वो फाइल रीड होती है और उसमें जितना साइज आपने दिया होता है उतना मेमोरी एरिया आपको पाई कर लेती है, अपने लिए रिजर्व कर लेती है और दैट इज कॉल्ड एसजीए, ओके। फॉर एग्जांपल आपने 800 MB स्पेसिफाई किया फाइल के अंदर, तो जैसे डेटाबेस स्टार्टअप होगी 800 MB मेमोरी एरिया बन जाएगा। अब ये 800 MB फर्दर छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दीजिएगा। एक हिस्सा होगा शेयर्ड पूल, ठीक है। इसमें फर्दर 2 सब पोर्शंस होंगे, एक है जी लाइब्रेरी कैशियर and the other one is dictionary cache, ठीक है। ये शेयर्ड वन। देन आपके पास एक और पोर्शन है दैट इज कॉल्ड बफर कैशियर, या इसको सिर्फ कैशियर भी कहते हैं या इसको डीपी कैशियर भी कहते हैं। Then there is another portion that is called log, ठीक है। Then there is another portion that is called Java pool. Then there is another portion that is called last. ये कंपोनेंट्स होते हैं, उसको सब डिवाइड करता है। इस 800 मेमोरी को इन सब में डिवाइड कर दिया, हो सकता है इसको 400 MB इसको दे दे, लेकिन ये भी कॉन्फ़िगरेबल है। 300 MB इसको दे दे, ये जो शेयर 7 होगी, 10 MB इसको दे दिया, 50 MB इसको दे दिया, 40 MB इसको दे दिया, तो ये 800 MB मेमोरी इनमें डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, ओके। अब एक यूजर एक डेटाबेस सर्वर से कैसे कनेक्ट होता है। यूजर
ओपन करता है जी एसक्यूएल प्लस या कोई भी और टूल, और भी बहुत सारे टूल्स हैं जिनके थ्रू डेटाबेस से कनेक्ट हुआ जा सकता है। वो टूल आप उसी मशीन से भी इन्वोक कर सकते हैं जिस पे ओरेकल इंस्टॉल्ड है, आप ओवर द नेटवर्क किसी मशीन से भी कर सकते हैं। डेट से आप इस मशीन पे ओरेकल है और ये भी मशीन नेटवर्क पे, आप यहाँ से एसक्यूएल प्लस इन्वोक करें और इस पे कनेक्ट हो जाए, ठीक है। तो ये भी हो सकता है उसी मशीन पे। या ऐसे तो आपकी बड़ी इन्वायरमेंट में तो ऐसे ही होता है ना, डेटाबेस सर्वर एक ही होता है, बाकी सारे उसको कनेक्ट कर रहे होते हैं, या उनके पास क्लाइंट इंस्टॉल हुआ होता है और वो उनके पास वो टूल्स होते हैं जिनके थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एसक्यूएल प्लस एक क्लाइंट टूल है जिसके थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हैं, वो सर्वर पे भी अवेलेबल होता है, क्लाइंट साइड पे भी अवेलेबल होता है। अगर ओरेकल क्लाइंट आप इंस्टॉल करते हैं तो जैसे ही आप टूल इन्वोक करते हैं तो उस मशीन की मेमोरी में एक प्रोसेस इन्वोक होता है जहां पे आपने इसको इन्वोक किया, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड यूजर प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल यूजर प्रोसेस 1 इन्वोक हुआ, जैसे यूजर देता है यूजर नेम पासवर्ड, कनेक्ट यूजर नेम और उसका पासवर्ड देता है। जैसे आप करते हैं कनेक्ट SysSD करते हैं या फिर आप करते हैं HR/HR करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, आप यूजर नेम पासवर्ड देते हैं तो आपका डेटाबेस सर्वर, लेट्स से जिस मशीन के ऊपर लेट्स से आपका डेटाबेस सर्वर है, डेटाबेस सर्वर की मेमोरी के अंदर एक प्रोसेस बनता है जिसको कहते हैं सर्वर प्रोसेस, तो ये आपस में कम्युनिकेट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। फॉर ईच यूजर देयर इज अ सिंगल सर्वर प्रोसेस। लेट्स से आपके डेटाबेस सर्वर के साथ 10 यूजर्स कनेक्टेड है, एक और यूजर कनेक्टेड है एक और मशीन से, उसके लिए डेटाबेस सर्वर के ऊपर एक और सर्वर प्रोसेस होगा जो सिर्फ उसी के लिए काम करेगा। यूजर 3 कनेक्टेड है एक और जगह से, ये सर्वर प्रोसेस को मेमोरी आपको कहते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस है मेमोरी में जगह लेता है, कुछ ना कुछ मेमोरी में जगह लेता है, ठीक है। तो इसलिए जितने ज्यादा प्रोसेस होंगे उतनी ज्यादा मेमोरी कंजम्पशन ज्यादा होगी उस सर्वर के ऊपर, ठीक है। तो आपको यूजर प्रोसेस और सर्वर प्रोसेस का क्लियर हो गया। अब होता क्या है, जैसे ही यूजर कोई क्यूरी लिखता है, आप लिखता है कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प, ये क्यूरी जब लिख के एंटर करता है, ये क्यूरी इसके सर्वर प्रोसेस के पास जाती है और फिर ये सर्वर प्रोसेस की क्यूरी एग्जीक्यूट करता है, फिर उसको डाटा रिटर्न करता है। या ये एक्चुअली क्या करता है, सबसे पहले क्यूरी इसके पास जाएगी, आप आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। देखिए यूजर प्रोसेस है, यूजर की मशीन पे उसके अगेंस्ट एक सर्वर प्रोसेस है सर्वर की मशीन पे, उस सर्वर में आपके पास ये SGA है, दिस इज योर SGA, और फिर बैकग्राउंड प्रोसेसिंग। बैकग्राउंड प्रोसेसिंग पे भी आते हैं, आपने एक स्टेटमेंट लिखी कोई भी सिलेक्ट की या इंसर्ट की या अपडेट की, पूरी स्टेटमेंट लिखी आपने, वो स्टेटमेंट जाएगी सर्वर प्रोसेस के पास। सर्वर प्रोसेस सबसे पहले क्या करेगा, इस स्टेटमेंट का सिंटैक्स चेक करेगा, सबसे पहला काम सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स चेक करेगा, मीन्स कि ये स्टेटमेंट ठीक है, इसमें कोई इशू तो नहीं है, प्लस जिन टेबल्स में से ये यूजर डाटा लेके आना चाह रहा है उस पे उन टेबल्स पे इसको सिलेक्ट करने के, या वो जो ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं वो राइट्स की है कि नहीं, प्लस इस नाम से टेबल भी एग्जिस्ट करता है कि नहीं, फिर इसमें सिलेक्ट की लिस्ट में जो कॉलम्स के नाम दिए हैं उस नाम से कॉलम्स भी हैं कि नहीं। अगर इनमें से कोई भी मसला होता है तो एरर आ जाता है आपको, फलां टेबल के अंदर फॉर्म नहीं है, ठीक है, वो जाकर सारे चेक करता है और चेक करने के बाद ठीक है। एग्जीक्यूशन प्लान कि क्यूरी एग्जीक्यूट कैसे करनी है, कहाँ से डाटा लेके आना है, कैसे लेके आना है, सॉर्टिंग करनी है नहीं करनी है, कैसे सॉर्ट करना है, और फिर सॉर्ट करने के बाद यूजर को कितना डाटा देना है, सारा डाटा रिटर्न कर देना है, ये कितना डाटा रिटर्न करना है, वो ये दिस इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन प्लान, ओके। और ये जो एग्जीक्यूशन प्लान है ना, ये CPU इंटेंसिव है, क्योंकि ये बहुत सारे एल्गोरिदम्स रन होते हैं, डिफरेंट तरह के एग्जीक्यूशन प्लान बनते हैं, उनमें से जो बेस्ट एग्जीक्यूशन प्लान होता है ना और परफॉर्मेंस के हिसाब से वो उठा लिया जाता है और उसके हिसाब से क्यूरी एग्जीक्यूट करना स्टार्ट हो जाता है। तो होता ये है कि एग्जीक्यूशन प्लान बना के शेयर टूल में लाइब्रेरी कैश में स्टोर कर दिया जाता है।
ठीक है। शेड पूल में आपका वो जो एग्जीक्यूशन प्लान है वो क्यूरी जो भी आपने लिखी है वो क्यूरी प्लस उसका एग्जीक्यूशन प्लान शेड पूल में सेव कर दिया जाएगा। इसी तरीके से एक और यूजर आया, उन्हें भी क्यूरी लिखी, तो वो क्यूरी सर्वर प्रोसेस के पास जाएगी। वो एक्चुअली कोई भी सर्वर प्रोसेस क्या करता है, वो डायरेक्ट एग्जीक्यूशन प्लान बनाना नहीं शुरू कर देता। वो सबसे पहले शेड पूल में जाके लाइब्रेरी कैशे में चेक करता है कि यही क्यूरी पहले किसी और ने या उसी यूजर ने एग्जीक्यूट तो नहीं की। अगर की होगी तो उसका एग्जीक्यूशन प्लान पड़ा होगा, तो एग्जीक्यूशन प्लान वही उठा के क्यूरी एग्जीक्यूट करना चाहिए। बहुत सारा काम बच जाएगा, ठीक है ना। एग्जीक्यूशन प्लान दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा, बहुत सारा काम बच जाएगा और वो क्यूरी जल्दी एग्जीक्यूट काम जल्दी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है जी। तो कोई भी किसी भी सर्वर के पास कोई क्यूरी आती है तो सर्वर प्रोसेस क्या करता है, उस क्यूरी को डायरेक्टली एग्जीक्यूशन प्लान नहीं बनाना शुरू करेगा। सबसे पहले जाके लाइब्रेरी कैशे में चेक करता है इस तरह की आइडेंटिकल क्यूरी किसी और यूजर ने तो नहीं रन की। अगर रन की हुई है तो फिर उसका एग्जीक्यूशन प्लान उठा लिया जाएगा और क्यूरी एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दी जाएगी। और अगर ये क्यूरी पहली दफा आई है और इसका एग्जीक्यूशन प्लान नहीं मिला उसको लाइब्रेरी कैशे में, तो उसका एग्जीक्यूशन प्लान बनेगा तो लाइब्रेरी कैशे में स्टोर कर दिया, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होता है, बहुत सारे यूजर्स की क्यूरीज के एग्जीक्यूशन प्लान लाइब्रेरी कैशे के अंदर जाके स्टोर हो जाते हैं। उन एग्जीक्यूशन प्लान्स को बनाने के लिए जो डेटाबेस में इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, फॉर एग्जांपल के इस यूजर को उस जो उसने स्टेटमेंट लिखे उन उस टेबल्स के ऊपर राइट्स भी हैं कि नहीं, प्लस उस नाम से टेबल्स भी हैं कि नहीं, उन नाम से कॉलम्स भी हैं कि नहीं, इस तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। वो इन्फॉर्मेशन जाके डाटा डिक्शनरी में स्टोर की जाती है। वो जाके डाटाबेस में से लेके आई जाती है और फिर यहाँ पे स्टोर करती जाती है, ताकि बार बार अगर एक यूजर और क्यूरीज लिखे वो उसकी इन्फॉर्मेशन हर दफा हार्ड डिस्क में से जाके रीड ना करना पड़े। हार्ड डिस्क में से जब भी कोई चीज रीड करनी पड़ती है दैट इज कॉल्ड एन आईओ, वो आईओ कहलाती है। तो हार्ड डिस्क में से जब भी रीड करना पड़ेगा वो हमेशा परफॉर्मेंस को इफेक्ट करेगा। तो ये मेमोरी आर्किटेक्चर बनाया इसलिए गया कि हर चीज जितनी भी मैक्सिमम चीजें हैं वो मेमोरी के अंदर कैशे कर ली जाए ताकि हार्ड डिस्क के ऊपर कम से कम आया जाए, ठीक है। ओके, सो ये शेड पूल का क्लियर हो गया। तो शेड पूल में क्या होता है, व्हाट इज स्टोर and their execution plans. And the dictionary cache installed all the information such as rights. Yeah. Dictionary cache stores all the information to make that is required to make the execution plan. execution plan बनाना है तो मुझे इन्फॉर्मेशन क्या क्या चाहिए कि इस नाम से बाकी टेबल्स हैं, कॉलम्स हैं, राइट्स हैं। तो एग्जीक्यूशन प्लान तभी बनेगा ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास इन हैंड है। तो वो डेटाबेस में स्टोर है, वो उठा के लाई जाती है और डिक्शनरी कैशे में स्टोर की जाती है। व्हाट इफ के इसका साइज शेड पूल का साइज है 200 MB में से हो सकता है 100 MB लाइब्रेरी कैशे को मिलाओ, 100 MB डिक्शनरी कैशे को मिलाओ, ठीक है। अब अगर ये लाइब्रेरी कैशे फिल हो जाए 100%, एग्जीक्यूशन प्लान सही होंगे, स्पेस लेंगे, फिल हो जाएगी। जब आज तक करते करते बहुत सारे एग्जीक्यूशन प्लान चाहिए वो फिल हो गए। नया एग्जीक्यूशन प्लान आया, इनकी एक नई क्यूरी आई, उसका ऑलरेडी एग्जीक्यूशन प्लान लाइब्रेरी कैशे में नहीं है। अब क्या होगा, अब सर्वर प्रोसेस दिखेगा जो उसमें जगह भी नहीं है। अब लाइब्रेरी कैशे ऑलरेडी फुल है, उसमें स्पेस नहीं है, ग्रो नहीं करेगी। जितना आपने स्पेस देगी उतनी स्पेस वो रखती है, उससे ग्रो नहीं करती है। या so what it will do, it will run an algorithm, LRU algorithm. LRU means least recently used. ऐसी क्यूरी जो सबसे ओल्डेस्ट है, जो काफी देर से यूज नहीं हुई, उसको कहते हैं एज आउट, रिमूव कर दिया जाएगा या एज आउट कर दिया जाएगा। एज आउट कर दिया जाएगा, स्पेस अवेलेबल की जाएगी और नई क्यूरी के लिए एग्जीक्यूशन अवेलेबल करके एग्जीक्यूशन प्लान मार के वहाँ स्टोर कर दिया, ठीक है। डिक्शनरी कैशे में क्योंकि वो जो पुरानी ऐसे ही होगा, डिक्शनरी कैशे में पुरानी इन्फॉर्मेशन फर्ज करती जाएगी अगर जगह नहीं है, ठीक है। सो शेयर्ड पूल इज यूज्ड टू स्टोर द एग्जीक्यूशन प्लान, क्यूरीज एंड देयर एग्जीक्यूशन प्लान्स, ओके। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज एग्जीक्यूशन प्लान बन गया, स्टोर हो गया, अब क्यूरी एग्जीक्यूट होगी। क्यूरी एग्जीक्यूट होगी तो डाटा आपका पड़ा हुआ है हार्ड डिस्क के ऊपर फाइल्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इसके डाटा लेके आना है। नेक्स्ट स्टेप उस क्यूरी के लेट्स से एग्जीक्यूशन प्लान में उसने एग्जीक्यूशन प्लान किया, इसे कहते हैं स्टेप्स। पहले नंबर पे वहां से डाटा लाना है, क्या करना है, कोड नंबर पे एंड सो स्टेप्स बनाने हैं।
क्या करेगा, हार्ड डिस्क पे जाएगा, उस फाइल में से डाटा लाएगा जहाँ से एग्जीक्यूशन प्लान में जो एड्रेस दिया होगा उसमें से डाटा लाएगा और डाटा डीबी कैशे या बफर कैशे में जाके स्टोर कर दिया जाएगा। सो योर डीबी कैशे और बफर कैशे और ओनली कैशे इसको डीबी कैशे भी कहते हैं। इसमें आपके मोस्ट रिसेंटली यूज डाटा पड़ा है। आपने जो डाटा लाया, आपको एम्प्लॉइज के टेबल में सारा डाटा आपको चाहिए, सिलेक्ट टाइप फ्रॉम एम्प्लॉइज करें, एम्प्लॉइज के टेबल में से सारा डाटा उठाएगा हार्ड डिस्क में से, वो हार्ड डिस्क में किसी फाइल में स्टोर हुआ होगा डाटा उठाएगा, मेमोरी में शेयर्ड डाटाबेस बफर कैशे में रखेगा और वहाँ से फिर यूजर को रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर रखने का क्या फायदा है? फायदा ये कि यही डाटा अगर कोई और यूजर क्यूरी करता है, कभी नेट से दूसरा यूजर आया, उसने यही क्यूरी चलाई या उसको इनमें से कोई डाटा चाहिए, तो उसको हार्ड डिस्क में से नहीं लाना पड़ेगा, वो यहीं से उठा के यूजर को दे देगा। ठीक है, तो बफर कैशे इज यूज्ड टू स्टोर मोस्ट रिसेंटली यूज्ड डाटा। इसी तरीके से जब ये फुल हो जाती है, बहुत ज़्यादा नया डाटा आना होता है, तो एल्गोरिथम चलता है, जो ऐसा डाटा जो काफ़ी देर से पड़ा हुआ है और वो यूज़ नहीं हुआ, रीक्यूरी नहीं हुआ, उसको एज आउट कर दिया जाएगा और नए डाटा के लिए स्पेस कर दिया जाएगा। ठीक है, और यूजर ऐसे ही होता है कि जब भी क्यूरी आती है सर्वर प्रोसेस के पास, वो सबसे पहले एग्जीक्यूशन प्लान चेक करता है। अगर एग्जीक्यूशन प्लान नहीं है तो एग्जीक्यूशन प्लान बनाता है। एग्जीक्यूशन प्लान बनाने के बाद बफर कैशे को चेक करता है कि डाटा ऑलरेडी है, अगर डाटा मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो फिर वो हार्ड डिस्क में चलाता है। पहले ये मेमोरी एरिया चेक किया जाता है। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया क्यूरी कैसे दी जाए। तो दो एरियाज आपने पढ़ लिए, एक पढ़ लिया आपने शेड पूल एरिया, आपने बफर कैशे। अब देखते हैं हार्ड डिस्क के ऊपर जो फाइल्स पड़ी हुई हैं। इसके ऊपर कुछ फाइल होती हैं जिनको कहते हैं डाटा फाइल्स, जिनमें आपका सारा टेबल्स एंड डाटा स्टोर है। कुछ फाइल्स होती हैं जिनको कहते हैं कंट्रोल फाइल्स। कंट्रोल फाइल्स में आपकी डेटाबेस का स्ट्रक्चर सेव है, डेटाबेस का नाम क्या है, डेटाबेस में कितनी डाटा फाइल्स हैं, वो कहाँ पड़ी हुई हैं, उनके नाम और लोकेशन साइजेस क्या हैं, और इसके अलावा और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कंट्रोल फाइल्स में। डेटाबेस का फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस इज स्टोर्ड इन द control files. Then there are some other files that are called redo log files that store the changes made to the database. आप अपडेट करते हैं, तो आपने नई वैल्यू जो भी की वो इसके अंदर स्टोर फिर यहीं से डाटा फाइल्स में भी जाता है। ठीक है, एंड सो these are three types of files. Then there is components, मैंने आपको कुछ बता दिए। Then कुछ प्रोसेसेस चलते हैं डेटाबेस में। एक चलता है जी DBWR, डेटाबेस राइटर। One is LGWR, log writer. One is PMON. One is SMON, system monitor. PMON means process monitor. One is CKP. So Oracle has a memory area, SGA, then background processes, database writer, log writer, process monitor, as system monitor, and checkpoint. These are the background processes. Then it has set of files on the hard disk, that those are called data files, and data files, control files, and regular files. So question, कोई इशू नहीं, यहाँ तक ठीक है। फिर हमने एक देखा जी एक यूजर प्रोसेस और एक सर्वर प्रोसेस। हर यूजर के लिए एक सर्वर प्रोसेस डेडिकेटेड मोड में आपकी डेटाबेस रन हो रही है, बाय डिफॉल्ट डेडिकेटेड मोड में रन होती है, तो हर यूजर के लिए एक सब प्रोसेस क्रिएट होता है। अब देखते हैं कि
तो देखिए अब हम इसको यहीं पे छोड़ते हैं और एक और पेज ओपन करना और फिर पहले मैं इन सारी फाइल्स को पढ़ लें, फिर मैं इन प्रोसेसेस पे आता हूँ और फिर एक अपडेट की स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है। I'll cover data files. Data files क्या है जी? There are many data files in the Oracle database जो कि स्टैंड अलोन एग्जिस्ट नहीं करते। डेटा फाइल्स जैसे मल्टीपल डेटा फाइल्स हैं, वो किसी न किसी टेबल स्पेस का पार्ट होता है। टेबल स्पेस इज जस्ट अ लॉजिकल कंटेनर, नथिंग एल्स। हर टेबल स्पेस टेबल स्पेस है हमारे नाम से, उसमें एक डेटा फाइल होगी और डेटा 01 और DBF और डेटा 02 हो सकता है। मिनिमम एक टेबल स्पेस में एक डेटा फाइल हो सकती है और मैक्सिमम एक एलिमेंट मल्टीपल डेटा फाइल। सो इन योर टेबल डेटाबेस बाय डिफॉल्ट बहुत सारी टेबल स्पेसेस क्रिएट कर देती है और हर टेबल स्पेस में एक डेटा फाइल होती है। टेबल स्पेस जस्ट ग्रुप ऑफ डेटा फाइल्स कॉल्ड टेबल स्पेस। हर टेबल स्पेस का एक नाम होता है, उस टेबल स्पेस में एक या एक से ज़्यादा डेटा फाइल्स होती है। डेटा फाइल की लोकेशन भी हो सकती है, साइज होता है। तो डेटा फाइल्स का जितना साइज होगा वो सारा उन सबका कम्युलेटिव साइज मिलकर टेबल स्पेस का साइज है। फॉर एग्जाम्पल एक डेटा फाइल है 10 GB की, दूसरे 5 GB की, तो टोटल टेबल स्पेस का साइज 15 GB। नाउ डेटा फाइल्स को देखते हैं। डेटा फाइल को छोटे छोटे में डिवाइड कर दिया जाता है। पोर्शन का एक्सटेंट्स, देन एक्सटेंट्स फर्दर छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइडेड होते हैं। Those are called blocks, ठीक है। टेबल स्पेस, डेटा फाइल्स, then extents, then blocks। सबसे लोएस्ट अब जब आप कोई एक टेबल स्पेस का पार्ट है, टेबल स्पेस है टेबल स्पेस का, उसमें एक डेटा फाइल है XY C01 और आपने इसका नाम रख दिया, जो मर्जी रख सकते हैं। आपने यूजर क्रिएट किया, यूजर को क्योंकि यूजर को आपने करते हैं यूजर टेबल क्रिएट करके इसमें डेटा भी एंटर करते हैं, उसको आपने जो टेबल स्पेस दे दी, जैसे आपके पास बहुत सारी टेबल स्पेस है, जैसे कोई एक टेबल स्पेस उस यूजर को दे देंगे, वो कैसे देखें वो आगे करके देखें। आपने यूजर क्रिएट किया, उसको ये XY टेबल स्पेस दे दी, वो यूजर लॉगिन हुआ, उसने टेबल स्पेस टेबल से क्या होता है, लिस्ट ऑफ कॉलम की टेबल की, और टेबल उसकी जाके इस टेबल स्पेस में इस डेटा फाइल में जाके क्रिएट है। इसको बोला क्या, इस टेबल को ये टेबल है, इस एक्स टेबल को ये वाला एक एक्सटेंट एलोकेट हो जाएगा पूरा का पूरा। ये टेबल क्रिएट, तो ये एक्सटेंट में डिपेंड करता है। बाय डिफॉल्ट जो एक्सटेंट है उसका साइज होता है 64 किलोबाइट। बाय डिफॉल्ट जो ब्लॉक का साइज होता है वो एक एक्सटेंट के ब्लॉक साइज जो है ना क्रिएशन के बाद जब आप डेटाबेस क्रिएट कर रहे होते हैं, इंस्टॉलेशन कर रहे होते हैं, क्रिएशन कर रहे होते हैं, उसका ब्लॉक साइज स्पेसिफाई करते हैं, ब्लॉक साइज कितना होना चाहिए। कि आगे चल के इंस्टॉलेशन एक दफा हम याद करेंगे उसमें। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप नहीं करते तो ब्लॉक साइज 8 किलोबाइट होता है। तो ब्लॉक साइज कैन बी 16 और 30। तो बाय डिफॉल्ट 8 किलोबाइट होता है। जैसे आपने टेबल क्रिएट किया एक्स, जब ये टेबल क्रिएट होता है डेटाबेस में जाके एक्सटेंट एलोकेट हो जाता है, तो दैट टेबल इज कॉल्ड अ सेगमेंट।
say objects to data that space occupied in to extends allocated. Those objects are called segments. टेबल भी एक सेगमेंट है और इंडेक्स भी एक सेगमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट टेबल भी एक सेगमेंट है। अब इसमें यूजर डाटा इंसर्ट करेगा तो सबसे पहले ब्लॉक में जाके डाटा इंसर्ट ये ब्लॉक है, उसमें रो इंसर्ट की आ गई ये रो मतलब ये ब्लॉक जब फिल हो जाएगा नेक्स्ट ब्लॉक रो फिल हो जाएगा, नेक्स्ट ब्लॉक फिल कर देगा, ये पूरा एक्सटेंड जब फिल हो जाएगा नेक्स्ट अवेलेबल एक्सटेंड इसको चेक करेगा, टेबल ग्रो कर देगा, जब वो फुल हो जाएगा नेक्स्ट अवेलेबल एक्सटेंड एंड सो। तो उसी तरीके से आप ये एक्सटेंड्स एलोकेट किए जाते हैं टेबल को एज पर इसी तरह से यूजर ने एक और टेबल क्रिएट कर दिया, दूसरा एक्सटेंड दूसरे टेबल को एलोकेट हो जाए, तीसरा जब ये एक्सटेंड हुआ तो तीसरा एक्सटेंड होगा, तीसरा एक्सटेंड इसका होगा, लेकिन ये जब रिकॉर्ड हो रहा होगा किसी जगह कौन कौन से टेबल्स को कौन कौन से एक्सटेंड एलोकेट कौन से एक्सटेंड फ्री है कौन से एक्सटेंड एलोकेट, एक एक्सटेंड एक टेबल पर एलोकेट हो जाए वही एक्सटेंड किसी दूसरे टेबल पर एलोकेट हो जाए, ठीक है, वो जाके रिकॉर्ड कर लेगा ये एक्सटेंड एलोकेट हो गया। सो minimum space allocation unit is a extent. जब भी स्पेस एलोकेट होती है किसी टेबल को उसको एक पूरा एक्सटेंड एलोकेट करते हैं, ग्रुप ऑफ ब्लॉक्स को एलोकेट करते हैं, तो नेक्स्ट ग्रुप ऑफ ब्लॉक एलोकेट होता है, जब वो फिल हो जाता है नेक्स्ट ग्रुप ऑफ ब्लॉक्स, ठीक है। एक डाटा ब्लॉक में कितनी रोज आ सकती है, लेट्स से 8 किलोबाइट का एक ब्लॉक है, अंदर कितनी रोज आ सकती है, डिपेंड करता है रो के साइज रो का साइज मुझे 22 होता है, एक ब्लॉक अंदर 100 रोज आ जाए, हो सकता है एक ब्लॉक अंदर 50 रोज आए 60 रोज डिपेंड करता है रोज जो भी एक ब्लॉक अंदर बहुत सारे होता है। अब आप जब क्वेरी लिखते हैं आपको ID 1 के अगेंस्ट एक ही रो है वो इस ब्लॉक में पड़ गई। ओरेकल क्या करेगा, वो एक रो रीड नहीं करेगा, ओरेकल मिनिमम एक ब्लॉक रीड करता है और ले जाता है मेमोरी के अंदर कहाँ पे that block will be read into put into cache. First one will be share to या फिर query zone and there will be a cache जिसके अंदर आपकी blocks प्लेस की और क्या करेगा जो डाटा चाहिए लेट्स से इस डाटा फाइल में डाटा है वो ये सर्वर प्रोसेस को ब्लॉक रीड करेगा तो रीड करके वो कैसे करेगा तो वहां से फिर इस ब्लॉक में फॉर एग्जांपल आपको एक रो आपकी क्वेरी ने एक रो चाहिए तो उस ब्लॉक में से एक रो उठाएगा और यूजर को डाटा, ठीक है, प्रोसेस उठाएगा उसको रिटर्न कर देगा, फिर आपको डिस्प्ले आपको रो नजर आएगा ये रो है, ठीक है, तो वो बैकएंड पे ये हो रहा है। तो आपको डाटा फाइल्स सेगमेंट्स के अंदर एक्सटेंड्स के अंदर ब्लॉक्स और फिर मिनिमम स्पेस एलोकेशन एक्सटेंड आईओ यूनिट इज एक वक्त में ओरेकल मिनिमम रीड करता है वो एक ब्लॉक या एक वक्त में राइट करता है वो मिनिमम एक ब्लॉक राइट करता है, एक ब्लॉक से कम राइट नहीं करता, ये नहीं होता कि एक ब्लॉक में 100 रोज हैं आपको एक रो चाहिए वो एक रो रीड करके मेमोरी में लाएगा और आपको देगा, वो पूरा ब्लॉक रीड करके मेमोरी में आएगा वहां से एक रो निकाल के आपको देगा, ठीक है। तो क्वेश्चन डाटा एक्चुअली कहाँ पे स्टोर होता है ये आपने
इसको ये एग्जांपल ले लेते हैं डेटा फाइल थोड़ा लार्ज करके यहाँ पे करो। इस डेटा फाइल के अंदर डेटा पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल पड़ा हुआ है एक डाटा है जो 500 वैल्यू का है, तो ये सेव कर देते हैं। अब इस डाटा को आपने चेंज करना है, इसको 500 से 1000 क्या होगा, सीधी लिखेंगे अपडेट, वो सब पास इसके पास होगी, वो सबसे करेगा एग्जीक्यूशन प्लान इसकी का है कि नहीं, ऐसे नहीं है, वो एग्जीक्यूशन प्लान बनाएगा। फिर वो देखेगा जो डाटा मॉडिफाई करना वो ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ये डाटा रीड करके मेमोरी डाटा रीड करके मेमोरी में ले आएगा। सो ये डाटा है, इसको मॉडिफाई करना है, हमें इसको 500 से 1000 करना है, तो रीड होके मेमोरी में आ गया, उससे पहले एग्जीक्यूशन प्लान बना सब कुछ हुआ, आए हो मेमोरी में आया। अब इसको चेंज करना है, चेंज करने से पहले क्या होगा, इस पे एक लॉग लगा दीजिएगा ताकि ये कोई और यूजर ना चेंज कर सके, ठीक है, ये वाली रूल, इसको लॉग लगाया जाएगा। लॉग लगा के यहाँ पे चेंज नहीं किया जाए, चेंज यहाँ पे किया जाए मेमोरी में, क्योंकि यहाँ पे फास्टर ऑफ है, ठीक है। यहाँ पे इसको 500 से चेंज करके क्या कर दीजिएगा, चेंज करने से पहले जो 500 लॉक लगाया जाएगा, उसकी एक कॉपी बनाई जाएगी और हार्ड डिस्क के ऊपर, एक्चुअली पहले डाटा यहाँ पे पड़ा हुआ था, एक और हार्ड डिस्क के ऊपर एक फाइल होगी जिसको कहते हैं अनडू, जैसे ये आपकी अनडू फाइल, तो वो उठा के इसकी कॉपी यहाँ पे आपकी जाएगी, ठीक है। तो फिर इसको चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे ही चेंज की जाएगी, फिर इस चेंज की एक कॉपी एक और आपका पोर्शन है दैट इज कॉल्ड लॉग बफर, ये चेंज ये 1000 साथ में एंटर कॉपी कर दीजिएगा, यहाँ पे भी ये जो भी वैल्यू चेंज हुई है वो इधर कॉपी कर दीजिएगा। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये लॉग राइटर ये चेंज उठाएगा और रीड लॉग फाइल्स में जाके राइट कर देगा। ये एक प्रोसेस चलता है, कोई भी डाटा मॉडिफाई होता है, तो जो यूजर मॉडिफाई कर रहा है, डाटा आ रहा है बफर कैशे के अंदर, उस पर लॉक लग रहा है, उसकी ओल्ड कॉपी बनाई जा रही है अनडू के अंदर, फिर उसका डाटा चेंज किया जाता है, वो चेंज साथ ही लॉग बफर में चले जाता है, लॉग बफर से फिर वो लॉग रेडो उठा के रीड लॉग ग्रुप्स के अंदर क्लियर। तो रीड लॉग ग्रुप्स के अंदर इस तरह का बहुत सारा डाटा आता है। आपके ये रीड लॉग ग्रुप्स एटलीस्ट आपको 2 चाहिए होते हैं आपके डेटाबेस में। जब एक ग्रुप फिल हो जाता है तो लॉग राइटर नेक्स्ट ग्रुप पे चला जाता है, ये प्रॉपर्ली राइट कर रहा है और इनका फिक्स साइज है, ठीक है। जब ये फुल हो जाएगा दूसरा ग्रुप, तो लॉग राइटर वापस पहले पे आ जाएगा और इन्फॉर्मेशन ओवर राइट करना शुरू कर देगा। इसी तरीके से सर्कुलर फैशन में चलता रहता है, मिनिमम 2 ग्रुप चाहिए होते हैं, 2 से ज़्यादा ग्रुप चाहिए होते हैं। आपके रीड लॉग फाइल्स के अंदर क्या होता है, जितने भी डाटाबेस के अंदर डाटा में चेंजेस होते हैं वो चेंजेस यहाँ पे स्टोर किए, ठीक है। देखते हैं जरा दोबारा फिर आएंगे। तो रीड लॉग ग्रुप्स कैप्चर changes made to the data. अब लेट्स से यूजर मान लें उसने डाटा चेंज किया, वो चेंज यहाँ पे हुआ होगा, एक्चुअली डाटा यहाँ पे है, चेंज यहाँ पे हुआ है, तो उस चेंज की कॉपी यहाँ पे रखी गई। जैसे ही यूजर ने कमिट कर दिया तो क्या मतलब है इसका, परमानेंट हो गया। कहाँ पे राइट होगा डाटा, फिर डाटा फाइल, नो इट विल नॉट बी लाइक दैट। एक्चुअली क्या होगा कि अगर तो डाटा पड़ा हुआ लॉग बफर के अंदर और अभी तक वो रीड लॉग फाइल में राइट नहीं हुआ, जैसे आप कमिट करेंगे तो लॉग बफर से उठा कर रीड लॉग फाइल में राइट कर दिया जाएगा और उसको मार्क कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इस डाटा को मार्क कर दिया जाएगा कि ये कमिटेड डाटा है, इसको एक नंबर दे दिया जाएगा, दैट नंबर विल बी कॉल्ड एज SCN, सिस्टम चेंज नंबर। जो ये बताता है कि ये डाटा कमिटेड है। तो आपकी जो रीड लॉग फाइल्स हैं उनमें कमिट
ये वन रन होगा तब ये राइट करता है। तो इसलिए इसमें ऐसा डाटा जो पड़ा हो जो भी यूजर ने कमिट भी नहीं किया वो लॉग फाइल्स के अंदर चला गया। ऐसा डाटा जो कमिटेड हो उसको SCN नंबर मिल जाता है। जैसे पहला जो आपने वो एक डाटा कमिट किया उसके अंदर SCN नंबर 1 मिल जाएगा। एक और यूजर आया उसने डाटा एंटर किया उसने कमिट नहीं किया, एक और यूजर अपने डाटा उसका डाटा आया उसको SCN नंबर 2 मिल जाएगा। तो बहुत सारे SCNs का डाटा SCN क्या होता है जी? व्हाट इज SCN? सिस्टम चेंज SCN से क्या मुराद है? लेट्स से SCN किसी दिया हुआ ट्रांजैक्शन जो उससे कोड उससे क्या मतलब है? SCN हाँ नहीं, SCN means system change number, but what is this SCN? ये क्या करता है? Identifies which data is committed and which data is clear. So if data has SCN number, it means that is committed. And if data don't have SCN, it means that is uncommitted. Yeah, it will be deleted after some time. No, after some time. आगे चल के पढ़ेंगे। क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये, बहुत इम्पोर्टेंट है SCN और आगे चेक फॉर कंपनी। सर प्राइमरी पार्टीशन अभी हमने क्रिएट की है ना, एक ही दूसरे पर से दूसरी नहीं, उसके साथ प्लस नहीं है, प्लस नहीं देखिए DB कैशे मैं इसको सारी डायग्राम नहीं ड्रा करा, जो हमें ये सब काम की चीजें वो ड्रा करना होता क्या? DB कैशे होल्ड्स डाटा जो कि एक यूजर रीड करता है या मॉडिफाई करता है, बहुत सारा डाटा आपका पड़ा हुआ है DB कैशे में, डाटा इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स। जब एक दफा ब्लॉक्स DB कैशे में आ जाते हैं, बफर में कैशे में आ जाते हैं, तो इन ब्लॉक्स को बफर्स कहा जाता है। These blocks are called buffers. ऑनलाइन इनको रेडुलर ग्रुप्स फाइल्स भी कहते हैं, ऑनलाइन रेडुलर ग्रुप्स भी कहते हैं। ठीक है, रेडुलर फाइल्स या रेडुलर ग्रुप्स या ऑनलाइन रेडुलर ग्रुप्स। एक डाटा जो आपने चेंज करना है, डाटा फाइल्स में एक डाटा फाइल है जिसको अनडू कहेंगे। ये 500 यहाँ पे आ गया, ठीक है, रीड होगी इधर आ गया। इससे पहले वाले सारे स्टेप्स वही है, एग्जीक्यूशन क्लेम, लाइब्रेरी कैशे में उसके एग्जीक्यूशन क्लेम, डाटा लेके डेटाबेस बफर कैशे में। अब इसको लॉबी का दिया जाएगा, उसको कॉपी करके फिर इसको चेंज किया जाएगा। साथ ही चेंज की कॉपी प्लेस करनी है। ये सारा काम यही सर्वर प्रोसेस कर रहा है। तो थोड़ी देर बाद लॉग बफर से आएगा यहाँ से इसमें रहेगा, ठीक है। ये सारा प्रोसेस चलेगा। लेट्स ये ट्रांजैक्शन यूजर ने कमिट कर दी, इसको SCN
सेम कभी कम मिल गया, फिर कुछ और डाटा आया, आपको हेल्प तो नहीं चाहिए, फिर कुछ और डाटा आया, फिर ये डाटा कुछ डाटा कनेक्टेड है, फिर बहुत सारा डाटा एंड करते करते इस रेगुलर फाइल के अंदर बहुत सारा डाटा, जो डाटा यहाँ पे चेंज हो गया था वो कहाँ से आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है इस रेगुलर फाइल के अंदर, ये कहाँ से आ रहा है, लॉग बफर यहाँ से आ रहा है, इधर पड़ा हुआ ना डाटा। लॉग राइटर तो एक प्रोसेस है जो कि यहाँ से उठा के उधर राइट कर रहा है, ये आ कहाँ से रहा है, लॉग बफर से, तो लॉग बफर में कहाँ से आ रहा है, डीबी कैश, यानी कि मीन्स के वो जो डाटा यहाँ पे पड़ा हुआ है वो डाटा यहाँ पे भी पड़ा हुआ है। जब एक दफा लॉग बफर से डाटा उठा के रेगुलर फाइल में राइट कर दिया जाता है ना, लॉग बफर को क्लियर कर दिया जाता है, जैसे ये डाटा ट्रांसफर हो चुका है तो ये यहाँ से क्लियर हो गया, यानी कि कट एंड पेस्ट किया जाता है इसको लॉग बफर से, जैसे ये सारा डाटा लॉग बफर से ट्रांसफर हो गया, लॉग बफर क्लियर हो जाएगी, अब नया डाटा जो भी चेंज हो रहा होगा इसमें कॉपी हो जाएगा, इसमें जो डाटा आता है वो आगे ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन डाटा बेस बफर कैशे में वो डाटा रहता है। अब एक यूजर ने कमिट किया तो लॉग राइटर देखेगा कि वो जो डाटा है वो ऑलरेडी टिटुलर फाइल में शिफ्ट हो चुका है, जैसे नहीं हुआ वो डाटा उठाएगा, टिटुलर फाइल में शिफ्ट करेगा, उसको नंबर देगा और यूजर को मैसेज आ जाएगा कंप्लीट, लेकिन डाटा सेव, लेकिन एक्चुअली डाटा सेव होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नहीं अभी हुआ, वो डाटा भी यहीं पे पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे उसकी कॉपी सेव होगी। क्या होगा थोड़ी देर के बाद ना डीबी राइटर इन्वोक होगा, डेटाबेस राइटर ये चलेगा, ये जो डाटा है चेंज डाटा जो भी राइट करना है, ऐसा डाटा जो हार्ड डिस्क से डेटाबेस बफर कैशे के अंदर आ जाए तो वो चेंज हो जाए आगे, जैसे ये डाटा है 500 ये बफर कैशे के अंदर चेंज हो गया, 1000 हो गया, चेंज हो गया, ऐसा डाटा जो हार्ड डिस्क से डाटा फाइल में से बफर कैशे में आया और बफर कैशे में आके चेंज हो गया, उस डाटा को हम डर्टी बफर्स कहते हैं। वैसा डाटा जो कि डाटा फाइल में से आए बफर कैशे में लेकिन आगे चेंज ना हो, वो डर्टी बफर सिंपली बफर्स कहते हैं, क्लीनिंग बफर्स कहते हैं, ठीक है। डर्टी बफर्स मीन्स कि चेंज डाटा, तो डेटाबेस राइटर क्या करेगा, थोड़ी देर बाद इन्वोक होगा, डर्टी बफर्स उठाएगा और जहाँ जहाँ राइट करने वहाँ पे राइट कर देगा, लेट्स से यहाँ पे राइट करने यहाँ पे 1000 हो जाएगा, ऐसा जिन फाइल में जो डाटा चेंज हुआ है कमिट हो गया वो राइट कर देगा, लेकिन सारा नहीं राइट करेगा, लेट्स से आपकी डेटाबेस बफर कैशे में 100 डर्टी बफर, तो डेटाबेस राइटर एक वक्त में जब इन्वोक होगा तो ये इनमें से 100 में से हो सकता है 80 राइट कर दे, बाकी 20 यहाँ पे छोड़ देगा, जब 80 जो राइट कर देगा ना वो अब वो अवेलेबल होंगे, उनको फ्लश किया जा सकता है, वो डाटा फाइल में चला गया, वो परमानेंट हो गया, कोई नुकसान नहीं। अब अगर आपकी डेटाबेस रीस्टार्ट भी हो जाए, क्योंकि डेटाबेस रीस्टार्ट होगी तो ये तो मेमोरी एरिया है, ये वाला ऊपर वाला, ठीक है, ये सारा मेमोरी एरिया, तो ये मेमोरी एरिया तो वॉश हो जाएगा, इसमें जितना डाटा वो सारा लॉस हो जाएगा, इसलिए ओरेकल आपको ये कहता है कि आप यूजर ने जब डाटा कमिट कर दिया तो ओरेकल वो डाटा यूजर्स को अवेलेबल करेगा, वो डाटा लॉस नहीं होगा। लेट्स से डेटाबेस राइटर क्या करता है, जब चेक पॉइंट अगर होता है डेटाबेस राइटर डर्टी डाटा उठाता है और डाटा फाइल में राइट करता है तब जब चेक पॉइंट अगर होता है। वैसे नॉर्मली आपका डाटा रेगुलर फाइल में राइट किया जाता है, ठीक है, या डाटा मॉडिफाई हुआ है वो आपका कैशे के अंदर पड़ा है, इसको एक्चुअली जाना चाहिए हार्ड डिस्क में डाटा फाइल में, तो डेटाबेस राइटर राइट करता है हर वक्त राइट, जब कमिट होता है तो डेटाबेस राइटर नहीं राइट करता है, जब चेक पॉइंट अगर हो जाता है डेटाबेस राइटर सब राइट, चेक पॉइंट कब होता है, चेक पॉइंट होता है ये केसेस में, चेक पॉइंट कब अगर होता है, चेक पॉइंट अगर होता है जब टाइम रीच हो जाता है, आपने टाइम सेट किया होगा 5 मिनट बाद डेटाबेस में चेक पॉइंट करोगे, 5 मिनट बाद चेक पॉइंट करोगा, डेटाबेस राइटर को सिग्नल जाएगा जी चेक पॉइंट हो गया है, वो डेटाबेस बफर कैशे से 20% उठाएगा, डाटा फाइल में राइट करना शुरू करेगा, टाइम वेस्ट होता है। या फिर जब एक लॉग राइटर एक ग्रुप पे राइट करता है, वो ग्रुप फिल हो जाता है तो लॉग राइटर नेक्स्ट ग्रुप पे स्विच कर देता है, दैट इज कॉल्ड लॉग
स्विच। लॉग राइटर एक ग्रुप पे राइट करके फिनिश कर लेता है उसको, वो फिल हो जाता है, लॉग राइटर नेक्स्ट ग्रुप पे चला जाता है, दैट इज लॉग स्विच। जब लॉग स्विच अगर होता है तब भी चेक पॉइंट अगर हो जाता है बैकएंड पे, चेक पॉइंट लॉग स्विच पे अगर होता है। आपका ये जो डेटाबेस बफर कैशे है ये 1/3 फुल हो जाए, डेटाबेस को आप शट डाउन करें प्रॉपर तरीके से, चेक पॉइंट अगर होता है डेटाबेस का यूजर मैनेज टेबल स्पेस है तब चेक पॉइंट करें। इन केसेस में चेक करें। और एक प्रोसेस है CKPT के नाम से, चेक पॉइंट प्रोसेस के नाम से प्रोसेस मॉनिटर कर रहा होता है, इनमें से कोई इवेंट होता है, इनमें से कोई इवेंट होता है। चेक पॉइंट प्रोसेस डेटाबेस राइट को सिंगल करता है, चेक पॉइंट होता है, डेटाबेस राइटर डेटाबेस बफर कैशे से डेटा उठाता है और डेटा फाइल में राइट करता है। SCN नंबर 80 तक का डाटा पड़ा है, तो यही डाटा यहाँ पे भी पड़ा हुआ है। जैसे चेकपॉइंट एकत्र हुआ, चेकपॉइंट एकत्र होता है, सारा डाटा होता है मॉडिफाई, सारा नहीं राइट होता, कुछ डाटा राइट होता है। जैसे हो सकता है 1 से लेकर 60 तक डाटा राइट होता है, और फिर क्या करेगा डाटा भी राइट 1 से लेकर 60 तक हो सकता है डाटा डिफरेंट होता है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ 1 से 60 हो सकता है 1 से 60 तक हो, या कुछ डाटा राइट जितना भी डाटा राइट होगा हम अज्यूम करते हैं 1 से 60 तक राइट होगा। 1 से 60 तक वो डाटा राइट करेगा, जब वो राइट कर लेगा डेटाबेस राइट CKPT प्रोसेस बताएगा हाँ ये डाटा राइट कर लेगा। CKPT प्रोसेस पूछेगा कहाँ तक का डाटा राइट किया, यह बताएगा जी SCN नंबर 60 तक। ये प्रोसेस क्या करेगा, ये कंट्रोल पाइथन में जाके लिखेगा जी 60 और डेटा फाइल के हेडर में लिखेगा 60। This 60 is actually the SCN। SCN उस SCN ये वो SCN नंबर है जहाँ तक का डेटा, वो चेंज नंबर है ये जहाँ तक का डेटा डेटा फाइल में ला चुका होगा, ठीक है। Now this number will be called checkpoint number। चेक पॉइंट SCN भी कहते हैं, चेक पॉइंट नंबर या चेक पॉइंट SCN। अब इसका क्या फायदा है, इसका फायदा ये है कि अगर से कितना डाटा रह गया बफर कैशे के अंदर 20, अब इस दौरान क्या हुआ कि आपको डेटाबेस मशीन आपकी रीस्टार्ट होगी, सो क्या होगा, वो जो 20 डाटा इधर बफर कैशे में पड़ा हुआ था वो तो क्या लॉस हो गया, लॉस हो गया। हाँ लेकिन वो एक्चुअली तो डाटा आपका डेटाबेस राइटर बफर कैशे से डाटा उठाता है ना, 1 से लेकर 80 तक डाटा कहाँ पर पड़ा हुआ था, बफर कैशे में। तो बफर कैशे से डेटाबेस राइटर ने उठा के डाटा फाइल में राइट कर दिया कहाँ तक, 60 तक। बाकी 20 है वो बफर कैशे में पड़ा हुआ, उसके बाद 20 के बाद और भी आया होगा, बैकअप इज देयर। हाँ अब उस इस चेक पॉइंट नंबर का क्या फायदा है, अब जब नेक्स्ट टाइम डेटाबेस स्टार्टअप होगा ना तो वो देखेगा जी कि कहाँ तक डाटा राइट हुआ था जी 60 तक, रूलर फाइल में कहाँ तक डाटा पड़ा हुआ जी 80 तक। तो उसका मतलब है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ डाटा भी डाटा फाइल में नहीं गया। वो क्या करेगा जी 60 से ऑनवर्ड, और देखिए कहाँ तक गया था, इसका मतलब 60, तो यहाँ देखिएगा 60 कहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 60 से ऑनवर्ड सारा डाटा उठाएगा वो डाटा फाइल में शिफ्ट कर देगा खुद से ऑटोमेटिकली, बैकएंड पे ही शिफ्ट कर देगा। दैट इज कॉल्ड इंस्टेंस रिकवरी, ठीक है। तो इंस्टेंस रिकवरी का मतलब है आपका नॉर्मल आपका डेटाबेस रीस्टार्ट हो गया, या सर्वर रीस्टार्ट हो गया, डेटाबेस रीस्टार्ट हो गया, तो नेक्स्ट स्टार्टअप पे वो रेगुलर फाइल्स को यूज करते हुए ऐसा डाटा जो कमिटेड था, चेंज एंड कमिटेड डाटा था, वो उठाएगा और डाटा फाइल में शिफ्ट कर देगा। और ये करेगा आपका एक प्रोसेस है SMON, सिस्टम मॉनिटर, वो ये
वो ये डाटा उठाएगा, स्टार्टअप जब डाटा स्टार्टअप हो रही होगी और डाटा फाइल को शिफ्ट करेगा और डाटा पे सिंक्रोनाइज होगी। क्लियर है? वर्चुअल सर्वर से आप कनेक्ट होते हैं तो क्लाइंट या तो डेटाबेस सर्वर से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकता है या मिडिल टीयर के थ्रू कनेक्ट होता है। यूजली मिडिल टीयर के थ्रू, मिडिल सर्वर जिसको वेब सर्वर भी कहते हैं आप, जिसको एप्लीकेशन सर्वर भी कहते हैं। इस पर आपके सारी की सारी एप्लीकेशन जो फॉर्म्स आपने बनाए होते हैं ना वो इस सर्वर पे होते हैं, उसको मिडिल टीयर कहा जाता है। आपके जो क्लाइंट्स होते हैं वो ब्राउजर के थ्रू उस एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं और डेटाबेस में लॉगिन हो रहे होते हैं। तो एक्चुअली ये डेटाबेस सर्वर के साथ कम्युनिकेशन कर रहा होता है डायरेक्टली। आपके एंड यूजर को डेटाबेस का नहीं पता होता नॉर्मली, ठीक है, अगर वो एप्लीकेशन के थ्रू लॉगिन हो रहा है। लेकिन अगर आप SQL प्लस के थ्रू लॉगिन हो रहे हैं तो फिर आप डायरेक्टली डेटाबेस सर्वर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस सर्वर। यूजर प्रोसेस यूजर की मशीन पे होता है, सर्वर प्रोसेस सर्वर मशीन पे होता है। सर्वर प्रोसेस जो मेमोरी लेता है उसको PGA कहते हैं, प्राइवेट ग्लोबल एरिया, ठीक है। देन आपका जो डेटाबेस है वो इंस्टेंस और सेट ऑफ हार्ड डिस्क के ऊपर जो डाटा फाइल्स हैं उनको डेटाबेस कहते हैं, उनसे मिलकर बनता है इंस्टेंस। फर्दर सिस्टम ग्लोबल एरिया SGA और बैकग्राउंड प्रोसेस से मिलकर बनता है, जबकि हार्ड डिस्क के ऊपर जो फाइल होती है वो डिफरेंट तरह की फाइल है, ठीक है। आपके जो डेटाबेस के इंस्टेंस है वो नॉन क्लस्टर्ड हो सकता है या क्लस्टर्ड हो सकता है। नॉन क्लस्टर्ड का मतलब एक ही मशीन है उस पर डेटाबेस चल रहा है, वही मशीन अगर डाउन होगी तो सब कुछ अनअवेलेबल होगा। आप ये भी कर सकते हैं कि मल्टीपल मशीन पे कर रहे हैं, ताकि एक मशीन डाउन हो जाए तो दूसरी अवेलेबल हो, दूसरी डाउन हो जाए तो तीसरी अवेलेबल हो। हाई अवेलेबिलिटी के लिए आप क्लस्टरिंग इंप्लीमेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड हाई अवेलेबिलिटी क्लस्टर्ड। ये आगे चल के देखेंगे हम इसको। Connection to a database, connection, communication between a user process and an instance, and session, specific connection of a user to an instance through a user process. जब एक यूजर नेम पासवर्ड दे के डेटाबेस से कनेक्ट होता है, उसके एक सर्वर प्रोसेस बना दिया जाता है, तो इट इज सेट कि उस यूजर का सेशन इस्टेब्लिश हो गया डेटाबेस के साथ, ठीक है। हर यूजर का एक सेशन, आप SQL प्लस 2 विंडो ओपन कर लें तो दोनों विंडो में या 4 यूजर से कनेक्ट हो जाए या किसी भी यूजर से कनेक्ट हो जाए, आपके 2 सेशन इस्टेब्लिश हैं डेटाबेस के साथ। हर सेशन अपना सिर्फ डाटा देख सकता है, हर सेशन के अगेंस्ट एक सर्वर प्रोसेस होकर डेटाबेस सर्वर के ऊपर। नाउ दिस इज द डिटेल्ड आर्किटेक्चर ऑफ द SGA। SGA में शेयर टूल है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। बफर कैशे है, रीड लॉक बफर है, ये हमें नहीं पड़े, कुछ चीज़ें अभी हमने छोड़ दी हैं क्योंकि वो बहुत कम्प्लेक्स हो जाएगा, अभी हमने उसको कवर किया। लार्ज पूल है, जावा पूल है, स्ट्रीम पूल है, इनको भी हमने नहीं छड़ा, हमने सिर्फ 3 चीज़ें पढ़ी हैं इसमें, शेयर टूल, बफर कैशे, रीड लॉक बफर। और हमने ये जो आपका सर्वर प्रोसेसेस हैं उनके हमने ये जो PGA है वो जो स्पेस लेता है उसको भी हमने टच नहीं किया। रीज़न ये है कि वो इट विल बी टू कम्प्लेक्स फॉर यू टू स्टडी एट दिस फेज, ओके। शेयर टूल is a portion of the SGA, contains library cache, shared SQL area होता है। shared SQL area का मतलब है वो जो हमने बात की थी ना कि एग्जीक्यूशन प्लान्स होते हैं, SQL पड़ी होती है, एग्जीक्यूशन प्लान, उसको shared SQL area कहा जाता है। देन डाटा डिक्शनरी कैशे होती है और एक थर्ड पोर्शन होता है कंट्रोल स्ट्रक्चर। थर्ड पोर्शन को भी हमने डिस्कस किया। बफर कैशे इज अ पार्ट ऑफ द SGA, holds copy of data blocks that are read from the data files, is shared by all concurrent users। इनके लेट्स से एक यूजर डाटा रीड करके बफर कैशे में लेके आता है, दूसरे यूजर को रीड करके नहीं लाना पड़ता, वो वहीं से यूज कर लेते हैं, वो आपस में शेयर कर रहे होते हैं वो सारा डेटा। रीड लॉक बफर इज अ सर्कुलर बफर इन द SGA, holds information about changes made to the database, contains redo entries that have the information to redo changes made by operations such as DML and DDL। जो भी आप चेंजेस करते हैं वो बफर कैशे में चेंज होती है, वहाँ से रीड लॉक बफर में, वहाँ से रीड लॉक फाइल में। ठीक है, ये सारा आपको लॉजिकली क्लियर होना चाहिए। इस चैप्टर में वो उस तरीके से आपको नहीं मिलेगा जैसे मैंने आपको वो सारा रन करके दिखाया ना, ताकि आपको अंडरस्टैंड, यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है, अदरवाइज इस तरीके से याद रखना चीज़ें। लास्ट स्कूल अभी छोड़ दिया मैंने, जावा स्कूल भी छोड़ दिया है, प्रोग्राम को छोड़ दिया। कोई memory region that contains data and control information for a server or background process is called एक सर्वर प्रोसेस या बैकग्राउंड प्रोसेस जो मेमोरी एरिया लेता है और उस मेमोरी एरिया में अपनी इंफॉर्मेशन मेंटेन करता है, उस मेमोरी एरिया को क्या कहते हैं? बफर कैशे में तो डाटा होता है ना, PGA। देखिए एक सर्वर प्रोसेस है, उसने अपना एक सर्वर प्रोसेस या मेमोरी में होता है जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है मेमोरी में। या what is stored into the database buffer cache from the data files? दो स्क्रिप्ट्स बीच में कह रहे हैं,
रूट्स which one? Blocks. Yes. Oracle मिनिमम ब्लॉक रीड करता है, वो रोज रीड करके निकालता है, ठीक है. प्रोसेसेस आर्किटेक्चर में आपके पास यूजर प्रोसेसेस है. यूजर प्रोसेस में क्या होता है, यूजर प्रोसेस है, उसके अगेंस्ट सर्वर प्रोसेस होता है. डेटाबेस प्रोसेसेस में सर्वर प्रोसेस है, हर यूजर प्रोसेस के अगेंस्ट एक सर्वर प्रोसेस होता है. तो बैकग्राउंड प्रोसेसेस जब आप डेटाबेस स्टार्ट करते हैं, डेटाबेस राइटर, लॉग राइटर, CKPT, चेक पॉइंट, PMON, SMON, ये प्रोसेस, ठीक है. तो यूजर प्रोसेस के अगेंस्ट सर्वर प्रोसेस बनता है, वो फिर डेटाबेस से इंटरेक्ट करता है, यूजर की क्वेरीज को प्रोसेस करता है, ठीक है. डेटाबेस राइटर क्या करता है, राइट्स मॉडिफाइड डर्टी बफर्स इन द बफर कैशे टू डेटा डिस्क्स asynchronously while performing other processing to advance the checkpoint. तो कुछ लेट्स से ये डेटाबेस बफर कैशे में कुछ डर्टी बफर है, डेटाबेस राइटर क्या करेगा, इनको उठाएगा और डेटा फाइल्स में राइट करेगा. फुल पाथ में हम लोकल बिन डायरेक्टली एंटर करने से हाँ जी. Log writer writes the redo log buffer to redo log files on disks, writes when the user process commits a transaction, when the redo log buffer is 1/3 full. Before our database writer process writes modified buffer to disks and every 3 seconds. हमने पढ़ा था. Checkpoint records checkpoint information in control file and e data file header. जब चेकपॉइंट कंप्लीट हो जाता है तो वो नंबर कहाँ तक डेटा राइट हो चुका है वो नंबर राइट करता है डेटा फाइल में, उसको चेकपॉइंट नंबर कहते हैं या चेकपॉइंट SCN कहा जाता है. SMON सिस्टम मॉनिटर.